हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति जवाहर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, हम लोग हमारा जो 7 चैप्टर है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग उस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिएगा। उसके डेरिवेशन पार्ट की भी आप लोगों को जरूर प्रैक्टिस करनी है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 8th चैप्टर, जिसका नाम है चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। भाई, हमारा जो लास्ट चैप्टर था उसमें हमने चुंबक के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन हमने ये नहीं जाना कि चुंबक क्या होती है, इसके क्या गुण होते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, भू चुंबकत्व क्या होता है, इन सब के बारे में हमने नहीं जाना ना। तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटोस्टैटिक्स, यानी कि आज हम मैग्नेट के बारे में स्टडी करेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम लोग मैग्नेट के बारे में स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है उदासीन बिंदु। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हमेशा से हमारा यही रहता है ना कि हम जानते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उदासीन बिंदु, ठीक है, कि उदासीन बिंदु क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे भू चुंबकत्व, या अगर आप लोगों ने कभी सुना हो तो आप लोग कहते हो कि पृथ्वी जो होती है वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, कहते हैं ना। तो अब हम उस चीज़ को हम पढ़ेंगे भू चुंबकत्व में। ओके, फिर हम पढ़ेंगे कि भू चुंबकत्व के अवयव क्या होते हैं। 3 अवयव होते हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर हम चुंबकत्व एवं गाउस के नियम के बारे में पढ़ेंगे। गाउस का नियम, वैसे तो ये हमने कहाँ पढ़ा था, याद हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, लेकिन हम यहाँ पर भी चुंबकत्व एवं गाउस का नियम पढ़ेंगे। ओके बच्चों, फिर पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार, कि जो पदार्थ होते हैं, 3 तरह के पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र में किस तरह से व्यवहार होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देन हम पढ़ेंगे कुछ चुंबकीय राशियां और उनमें संबंध, जैसे चुंबकन क्षेत्र क्या होता है, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। और फिर इन सब में क्या रिलेशन होता है हम वो रिलेशन यहाँ निकालेंगे। तो यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत अच्छा बनता है, और भू चुंबकत्व यहाँ से भी न्यूमेरिकल पोर्शन आता है। वैसे आपका जो ये चैप्टर है ये मेनली 90% ये चैप्टर आपका थियोरेटिकल है, इसमें पूरी थ्योरी ही थ्योरी है। सिर्फ कुछ पार्ट है जिनसे न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछे जाते हैं, बाकी ये कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। ओके, सिर्फ आपको नॉलेज के लिए। और थ्योरी भी ऐसी नहीं जो रटने वाली है, इंटरेस्टिंग जो थ्योरी होती है ना, कि जिसको पढ़ने में मजा आता है, ऐसी थ्योरी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके बच्चों, फिर हम पढ़ेंगे क्यूरी का नियम, यहाँ से भी न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा बनता है। देन हम पढ़ेंगे चुंबकीय शैथिल्य वक्र, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर चुंबकीय शैथिल्य वक्र में पढ़ेंगे शैथिल्य ह्रास। तो ये टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स जरूर बनाते रहिए। और कुछ बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि हम नोट्स किस तरह से बनाएं। देखो, नोट्स होते क्या है कि आपने यहाँ पढ़ा, पहले आप पढ़िए, उसको समझिए, फिर देन वापस वीडियो को वापस देखिए, और फिर आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है, देखो थ्योरी लिखने की तो आपको कहीं कोई नीड होती नहीं है। अगर आपको थ्योरी समझ में आ गई है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो ना। लेकिन जैसे कुछ मैथमेटिकल पार्ट होता है, कुछ इक्वेशंस होती है, कुछ डेरिवेशंस होते हैं, तो आपको उनमें जो इंपॉर्टेंट लगता है ना कि हाँ ये चीज़ हम लिख सकते हैं, उनको लिखिए। और जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है जो आपको करना है वो आप खुद से भी कर सकते हो। फिर आप भले वीडियो से मैच कर लीजिए कि आपने जो किया वो गलत है या सही है, और अपनी बुक भी साथ साथ पढ़िए। ओके, आपकी जो RBSC की जो बुक है उसको आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है, और उस पर भी आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है आप उसको नोट डाउन अपने नोट्स में जरूर करिए, और न्यूमेरिकल को साथ साथ सॉल्व करते रहिए। ओके बच्चों, चलिए तो हेडिंग लगाइए उदासीन बिंदु, इसे कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स, ठीक है। अब उदासीन बिंदु होते क्या है, अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम चुंबक के बारे में जान लेते हैं। चुंबक, मैग्नेट, नाम सुना है आप लोगों ने और देखा होगा ना। बहुत बार जब हम छोटे होते हैं ना तो हमें मैग्नेट मिल जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, कोई आयरन की अलमारी है या कुछ भी है तो उसके ऊपर उसको फेंकते हैं। तो हम लोगों को ऐसे लगता था ना जब हम छोटे थे, तो क्या लगता था कि ये इसके ऊपर चिपक गई, होता है ना कि लोहे की वस्तु के ऊपर चुंबक चिपक जाती है, हो जाता है ना ऐसा। उस वक्त तो हमें समझ में नहीं आता था, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं तो ऐसी युक्ति जो लोहा युक्त वस्तुओं को आकर्षित करती है क्या कहलाती है बच्चों, मैग्नेट या चुंबक कहलाती है। ये चीज़ तो आप लोगों ने बचपन से ही सीख ली होगी, सिर्फ अब इस चीज़ को हम लोगों ने डेफिनेशन में परिवर्तित कर दिया, बाकी देखा तो आप लोगों ने बहुत बार होगा। और मैग्नेट आप सब लोगों ने देख भी रखी होगी, आजकल तो मैग्नेट के टॉयज़ भी आते हैं, छोटे छोटे टूल्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती है। चलिए, तो वह युक्ति जो लोहा युक्त वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करती है, क्या कहलाती है बच्चों, चुंबक कहलाती है। अब देखो, चुंबक जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बच्चों,
दो प्रकार की। देखो ये चैप्टर ध्यान से सुनने और समझने वाला है, रटने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि थ्योरी पार्ट है तो आपको रटना नहीं है, आपको चीज़ों को समझना है। ओके, तो चुंबक जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी प्राकृतिक चुंबक, दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी प्राकृतिक चुंबक और एक होती है हमारी कृत्रिम, जिसे हम मानव निर्मित भी कहते हैं। ओके, प्राकृतिक चुंबक क्या होती है, इसका एग्जाम्पल है मैग्नेटाइड या हमारी पृथ्वी, ये एक प्राकृतिक चुंबक है। ओके, मैग्नेटाइड Fe3O4 देख लेना, बुक में दिया हुआ भी है ये। ठीक है, मैग्नेटाइड जो होती है वो हमारी प्राकृतिक चुंबक होती है या हमारी पृथ्वी। और कृत्रिम चुंबक क्या होती है, जो मानव ने बनाई। ठीक है, जैसे दंड चुंबक, बहुत सारी चुंबकीय आकृतियाँ होती है, तो दंड चुंबक वगैरह ये सब हमारी क्या होती है, कृत्रिम चुंबक होती है। ओके बच्चों, तो इतना आपको समझ में आया। अब देखो चुंबक जो होती है वो हम इस तरह से, जैसे हम दंड चुंबक की लेके चलेंगे, तो चुंबक जो होती है उसमें दो पोल होते हैं, एक होता है N और एक होता है S। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर किसी भी चुंबक को आप स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओगे तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है ना। तो इसके दो पोल होते हैं, एक होता है N और एक होता है S। ये जो दोनों पोल होते हैं ना, ये इसके किनारों से थोड़ा सा अंदर होते हैं, ऐसे नहीं होते, बिल्कुल ऐसे मत करिएगा, ये होते हैं ऐसे। जैसे ये चुंबक है ना, तो इसके किनारों से थोड़ा सा अंदर, ये हो गया मेरा N पोल और ये हो गया मेरा S पोल। ओके, तो ये जो दो पोल होते हैं ये चुंबकीय पोल या चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, तो आप कहेंगे चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। आया समझ में? चलिए, और इन चुंबकीय जो ध्रुव होते हैं ना, इनके ऊपर जो चुंबकत्व होता है या चुंबकीय क्षेत्र की या चुंबक की जो प्रबलता होती है ना, वो अधिकतम होती है। ओके, और इन ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम कहते हैं चुंबकीय अक्ष। क्या कहते हैं बच्चों? चुंबकीय अक्ष। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? चुंबकीय अक्ष। ओके, चलिए इतना हमने चुंबक के बारे में जान लिया। ठीक है, इतना हमारे लिए सफिशिएंट है, जितना हमने चुंबक के बारे में जाना उतना हमारे लिए यहाँ पे सफिशिएंट है। भाई एन पोल क्या हुआ? जो उत्तर की ओर जो ध्रुव होता है वो उत्तरी ध्रुव, दक्षिण की ओर जो ध्रुव होता है वो दक्षिणी ध्रुव। और चुंबक के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है, जो मैं लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि चुंबक के एकल ध्रुवों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। यानी कि आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि केवल चुंबक है उसमें केवल एन पोल ही मिलेगा या फिर एस पोल ही मिलेगा। नहीं, आप एक चुंबक को कितने भी भागों में डिवाइड कर लीजिए, हमेशा उसके दो पोल ही आपको मिलेंगे। अगर आप उसके कितने भी टुकड़े कर लीजिए, प्रत्येक चुंबक के दो पोल होंगे ही होंगे। इसलिए चुंबक जो होती है उसके एकल जो ध्रुव होते हैं, एकल मतलब सिर्फ एक, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ओके बच्चों, इतना आपको समझ में आया? चलिए अब देखो, हमने चुंबक के बारे में जान लिया। ठीक है, चुंबक के बारे में जान लिया, चुंबकीय ध्रुवों के बारे में जान लिया, चुंबकीय अक्ष के बारे में भी जान लिया। हालांकि चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय निरक्ष, ये जब हम भूचुंबकत्व पढ़ेंगे ना तब हम वहाँ भी पढ़ेंगे। ओके, तो आप घबराइए मत, अभी तो हमारा चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। चुंबक के बारे में इतना काफ़ी है हमारे लिए। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि उदासीन बिंदु क्या होता है। अब देखो, उदासीन जो बिंदु होता है ना, उससे पहले एक चीज़ और जानते हैं, वो है चुंबकीय बल रेखाएं, कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है। क्योंकि उदासीन बिंदु अगर हमें पढ़ना है तो हमें चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। अगर लास्ट चैप्टर आप लोगों ने देखा हो तो वहाँ मैंने कहा था कि दंड चुंबक के लिए चुंबकीय बल रेखाएं वक्र शेप में मिलती है, मैंने ये कहा था। और मैंने वहाँ ये कहा था कि इस चीज़ को हम लोग हमारे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, जैसे ये है एन और ये है एस। हमेशा ध्यान रखिएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं एन पोल से तो बाहर निकलती है। क्या होती है बच्चों? एन पोल से तो बाहर निकलती है और एस जो पोल होता है उसमें एंटर करती है। ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, ये ऐसे बनेगा, एन पोल से तो बाहर निकलती है, तो एरो कैसे दोगे आप? निकलता हुआ, यानी कि बाहर की ओर। ये थोड़ा सा इसको आप सही कर लीजिए। एन पोल से बाहर निकलती है और हमारे जो एस पोल है उसमें क्या करती है? एंटर करती है। चुंबक के बाहर, थोड़ा सा यहाँ पर भी आप गौर करिए, चुंबक के बाहर एन से तो निकलेगी बाहर और एस में करेगी एंटर। लेकिन अगर चुंबक के अंदर की बात की जाए ना, तो चुंबक के अंदर इसकी दिशा होती है एस से एन। जैसे ये एन पोल है, ये एस पोल है, तो चुंबक के अंदर देखो, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे पता है चीज़ों को रट लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि एन से बाहर निकल रही है और एस से अंदर आ रही है।
लेकिन वो क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ता है। वो पूछता है कि चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो चुंबक के अंदर चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है वो S से N होती है। ये है चुंबक के अंदर हमेशा S से N पोल की ओर जाएगी, जबकि चुंबक के बाहर N से तो बाहर निकलेगी और S में एंटर करेगी। ओके, तो आप लोग ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, तो ये चीज आपको समझ में आई। तो देखो ये वक्र शेप में तो मिल रही है आपको, ठीक है। और एक चीज और, ये हमेशा क्लोज पाथ पर होती है, मतलब ये यहाँ से जाएगी और मुड़ के यहीं तो आएगी। भाई यहाँ से निकली और यहाँ एंटर करी तो क्या होगा, चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है वो हमेशा एक क्लोज पाथ यानी कि बंद पथ में होती है, ठीक है, बंद पथ में होती है और सतत होती है और एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने विद्युत क्षेत्र में भी पढ़ा था, याद है आपको कुछ, हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में भी ये कहा था कि विद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं होती है वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों? क्योंकि जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी वहां हमें क्या होगा, दो दिशाएं मिलेगी ना, ठीक है। तो वहां पर दो पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली यही चीज यहाँ भी फॉलो होती है कि चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाती हूँ कि चुंबकीय बल रेखाओं का डायग्राम कैसे बनेगा। जैसे ये हमारी मैग्नेट है, ये मेरा N पोल है और ये मेरा S पोल है। ये तो हो गया N और ये हो गया S। तो देखो S क्या होगा, N से बाहर निकलेगी, ये N से बाहर निकल गई और S से क्या करेगी, S में एंटर करेगी चुंबक के बाहर। तो ये N से बाहर निकल रही है और S में क्या कर रही है बच्चों, एंटर कर रही है ना। ये देखो एरो के निशान ही आपको बताएंगे, लेकिन अंदर क्या डायरेक्शन होगी, अंदर होगी S से N। और फिर यहाँ पे भी अगर जैसे ऐसे निकल रही है ना, तो ये ऐसे N से बाहर निकल रही है और S में एंटर कर रही है, N से बाहर निकलेगी और S में एंटर करेगी। ओके, तो ये जो होती है ये बंद पथ में होती है कि ये बाहर निकल रही है तो कहाँ जाएगी, N में जाएगी, कहीं जाके ये वापस N में ही आएगी। बंद पथ में होती है, सतत होती है, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। और अंदर इसकी दिशा क्या होती है, S से N और बाहर क्या होती है, N से S। ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारा उदासीन बिंदु यानी कि न्यूट्रल पॉइंट, कि न्यूट्रल जो पॉइंट है वो क्या होता है। देखो जब किसी क्षण चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं, भाई ये क्षण चुंबक के लिए चुंबकीय बल रेखाएं हैं, तो जब आप किसी क्षण चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हो तो वे वक्राकार प्राप्त होती है, हो रही है ना, वक्र शेप में प्राप्त हो रही है। तो बताओ हमने उस चैप्टर में जो कहा था कि दंड चुंबक या क्षण चुंबक यानी कि बाहर जो मैग्नेट होती है उसके लिए चुंबकीय बल रेखाएं वक्राकार होती है ना, जो कि क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिणामी क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। आपको ये वक्र शेप में क्यों प्राप्त हुई, आपको ये वक्र शेप में इसलिए प्राप्त हुई कि इस क्षण चुंबक का तो चुंबकीय क्षेत्र है ही, और हम जानते कि हमारी जो पृथ्वी होती है वो भी चुंबक की तरह व्यवहार करती है, पृथ्वी भी एक तरह से चुंबक ही है, तो उसकी वजह से भी तो कोई बल रेखाएं होंगी ना। तो इन दोनों के परिणाम स्वरूप जब क्षण चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं खींची गई तो दोनों चुंबकीय क्षेत्र के परिणामी क्षेत्र की वजह से हमें ये कैसे मिलती है बच्चों, वक्राकार मिलती है। यानी कि ये जो डायग्राम बना है ना ये परिणामी क्षेत्र का बना है। परिणामी का मतलब कि हमारे पास में दो क्षेत्र है यहाँ पे, एक हमारा खुद का जो हमारी बार मैग्नेट है उसका चुंबकीय क्षेत्र और एक हमारी जो अर्थ है उसका चुंबकीय क्षेत्र। इन दोनों के चुंबकीय क्षेत्र को मिलाकर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हमें प्राप्त हुआ वो हमें इस तरह का मिलता है और हम इसे कहते हैं कि वक्राकार है। ओके बच्चों, आया समझ में। तो अब हम पढ़ते हैं कि उदासीन बिंदु की डेफिनेशन यहाँ से क्या बनी कि हमारे पास में यहाँ पे दो क्षेत्र है, एक हमारी खुद की चुंबक का और एक हमारी पृथ्वी जो है उसका चुंबकीय क्षेत्र। तो हमेशा एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र आप लेते हैं ना, हम केवल उसकी क्षैतिज घटक की बात करते हैं। भाई एक क्षैतिज घटक भी हो सकता है और एक ऊर्ध्वाधर घटक भी हो सकता है, दो घटक हो सकते हैं ना। तो हम कौन से घटक की बात करते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की। तो आप लोग यहाँ पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक ये लाइन और ऐड कर लेना। ओके, यहाँ पे ये लाइन और ऐड कर लेना, बुक में देख लेना। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो इसमें तो बुक से इस डेफिनेशन को आप एक बार और देख लेना। तो इन दोनों के परिणामी क्षेत्र को ये प्रदर्शित करती है। तो उदासीन बिंदु क्या हुए, चुंबक से कुछ दूरी पर स्थित, चुंबक जो होता है उससे कुछ दूरी पर स्थित ऐसे बिंदु जहां उपरोक्त दोनों चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में तो हो जाए समान
और दिशा में क्या हो जाए, विपरीत हो जाए, तो बताओ वहाँ पर जो टोटल हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा या चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता मिलेगी वो जीरो मिलेगी, नहीं मिलेगी। भाई वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में समान हो गए दोनों और दिशा में विपरीत हो गए तो जीरो ही मिलेगी ना। जब जीरो मिलेगी तो उन्हीं बिंदुओं को हम क्या कहते हैं बच्चों, उदासीन बिंदु कहते हैं। तो आया आपको समझ में, चुंबक से कुछ दूरी पर स्थित ऐसे बिंदु जिन पर दोनों चुंबकीय क्षेत्र, दोनों कौन से, एक तो हमारी जो बार मैग्नेट है उसका चुंबकीय क्षेत्र और एक जो हमारी पृथ्वी है उसके चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, दोनों चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में समान हो जाए और दिशा में विपरीत हो तो इन बिंदुओं पर परिणामी चुंबकीय जो क्षेत्र होगा, बताओ वो जीरो होगा नहीं होगा, होगा ना। तो ऐसे बिंदुओं को उदासीन, उदासीन का मतलब न्यूट्रल, कि वहाँ कुछ नहीं है। ओके, तो ऐसे बिंदु क्या कहलाते हैं बच्चों, उदासीन बिंदु कहलाते हैं। आया आपको समझ में, उदासीन बिंदु क्या होते हैं। अब हम उदासीन बिंदु बनाएंगे, ठीक है, कि हमें किस कंडीशन के लिए उदासीन बिंदु अक्ष पर मिले, किस कंडीशन के लिए हमें उदासीन बिंदु निरक्ष पर मिले, ये सब चीज़ें अब हम देखेंगे। तो उदासीन जो बिंदु होते हैं उनकी जो स्थिति होती है ये किस पे डिपेंड करती है, क्षण चुंबक की पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष स्थिति पर निर्भर करती है। हमेशा ये ध्यान रखना कि जो भी उदासीन बिंदु आपको प्राप्त होंगे उनकी स्थिति किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, कि जो आपने बार मैग्नेट ली है आपने उसको पृथ्वी के सापेक्ष कैसे रखा है। ठीक है, अब ये लाइन आपको शायद समझ में नहीं आई होगी लेकिन आगे जो हम पढ़ने वाले हैं ना उससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आए कि न्यूट्रल पॉइंट क्या, न्यूट्रल का मतलब उदासीन, यानी कि क्या मिलना चाहिए, कुल चुंबकीय क्षेत्र जीरो मिलना चाहिए। वो कब मिलेगा, जब हमारे दोनों चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में समान हो जाए उन बिंदुओं पे और दिशा में विपरीत हो जाए। ओके बच्चों, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे हमारी इस लाइन को समझने के लिए। अब देखो, पहले हम चुंबकीय बल रेखाएं खींचेंगे, कब, जब हमारा छड़ का जो एन पोल है, हमने जो भी छड़ ली है उसका जो एन पोल है वो भौगोलिक एन दिशा में हो। ये भौगोलिक एन और भौगोलिक एस क्या होता है, पृथ्वी के जो एन एस जो पोल होते हैं उनको हमने भौगोलिक एस और भौगोलिक एन का है। भाई पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है तो डेफिनेट सी बात है कि इसके भी दो ध्रुव होंगे। भाई प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं तो पृथ्वी के भी होने चाहिए ना। तो उन्हीं को हमने क्या कहा है, अगर पृथ्वी का एन पोल है तो उसको भौगोलिक एन नाम दे दिया और पृथ्वी का अगर एस पोल है तो उसको हमने भौगोलिक एस पोल कह दिया। ठीक है, और सिंपल एन पोल और एस पोल का इट मीन्स वो हमारी बार मैग्नेट के पोल है। आया समझ में। चलिए अब देखो, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, देखो ये होगा वेस्ट और ये होगा ईस्ट। यहाँ आप करेक्शन कर लेना, ऐसे ही होता है ना, हमेशा ऐसे ही तो चलता ही है। ठीक है, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब मैंने क्या किया कि ये हमारा, हमने माना कि ये हमारा नॉर्थ ऐसे है, साउथ ऐसे है, ईस्ट ऐसे, वेस्ट ऐसे और ईस्ट ऐसे। आया समझ में। अब मैंने एक बार मैग्नेट ली, बार मैग्नेट को मैंने किस तरह से रखा, कंडीशन पढ़िए, जब बार मैग्नेट का एन पोल भौगोलिक एन दिशा में हो, ये हमारी पृथ्वी का भौगोलिक एन पोल है, ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी का भौगोलिक एस पोल है। हमें बार मैग्नेट को ऐसे रखना है कि एन पोल एन की दिशा में ही हो। तो बताओ इस तरह से रख दूं, ये देखो इस तरह से, ये रहा मेरा एन पोल और ये रहा मेरा एस पोल, है या नहीं है, ये रहा एन और ये रहा एस। बताओ एन एन की तरफ है या नहीं है ना। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है नहीं हो रही है कि हमारी छड़ का एन पोल भौगोलिक एन दिशा में है। तो अब इस कंडीशन के लिए हमें किस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं मिलेगी वो हमें देखना है और हमें ये देखना है कि हमें जो उदासीन बिंदु, भाई कहीं ना कहीं उदासीन बिंदु तो प्राप्त होंगे ही होंगे, ऐसे कोई पॉइंट तो हमें मिलेंगे जहां इन दोनों के चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होंगे ही होंगे। तो वो कहाँ होंगे हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो देखो, बाहर चुंबक से बाहर, अगर इस बार मैग्नेट की बात की जाए तो चुंबक के बाहर एन से बाहर निकल रही है, तो ये देखो एन से बाहर निकल रही है और एस में एंटर कर रही है या नहीं। और हमेशा ध्यान रखिए, पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो हमेशा भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर होती है। ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। अगर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात की जाए तो वो एस से एन होगी, भौगोलिक, और भौगोलिक वर्ड जरूर लगाना है क्योंकि भौगोलिक से ही समझ में आ जाता है कि ये पृथ्वी के लिए है। तो पृथ्वी के लिए कहाँ से कहाँ होती है, एस से एन। तो ये खींचा गया है पृथ्वी के लिए, भाई ये एस है तो नीचे से ऊपर जाएगी एस से एन, तो ये हमारी पृथ्वी के कारण है। आया समझ में, इस तरह से। तो ये तो है हमारी भौगोलिक एस से एन यानी कि पृथ्वी के कारण, और ये है हमारी बार मैग्नेट की, है या नहीं है। और यहाँ भी क्या होगा, एन से बाहर निकलेगी एस में एंटर करेगी, एन से बाहर निकलेगी एस में एंटर करेगी। तो हमें ये जो दो बिंदु आपको नजर आ रहे हैं ना, ये रहे N1 और N2, इन बिंदु हमें इस कंडीशन पर यहाँ ये बिंदु प्राप्त होते हैं
ठीक है। अब ये चीज क्या है, देखो ये तो रहा हमारा चुंबकीय अक्ष। अब ये भी मैंने आपको क्या बताया कि चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो चुंबकीय अक्ष कहलाती है। तो चुंबकीय अक्ष के लंबवत जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, निरक्ष कहलाएगी। कहलाएगी या नहीं? तो चुंबकीय अक्ष के लंबवत रेखा बताओ ये निरक्ष हुई नहीं हुई? तो बताओ इस कंडीशन के लिए जब हमारा भौगोलिक एन और क्षण चुंबक का एन दोनों एक ही दिशा में, तो हमें उदासीन बिंदु कहाँ प्राप्त होंगे? हमें उदासीन बिंदु प्राप्त होंगे निरक्ष के ऊपर। कहाँ प्राप्त होंगे बच्चों? हमेशा निरक्ष के ऊपर प्राप्त होंगे। तो यहाँ ऐसे दो बिंदु हमें प्राप्त होंगे जिन पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और हमारे क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हो जाएंगे। तो इन बिंदुओं पर कुल चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, तो हमें चुंबकीय निरक्ष के ऊपर दो बिंदु प्राप्त होंगे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि बताइए निरक्ष पर बिंदु कब प्राप्त होते हैं। उदासीन बिंदु निरक्ष पर होंगे, 4 ऑप्शन दे देगा, जब एन की तरफ हो, जब एन एस की तरफ हो, या कुछ भी दे देगा। तो एन जब एन की तरफ हो तो हमेशा निरक्ष लाइन के ऊपर आपको उदासीन बिंदु प्राप्त होंगे। मतलब इन बिंदुओं पर कहीं ना कहीं इसका चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक परिमाण में समान और दिशा में क्या होगा? विपरीत होगा नहीं होगा? देखो ये तो ऊपर जा रही है और ये ऐसे जा रही है, तो यहाँ ही तो होंगे ऐसे बिंदु। भाई ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ, तो यहीं कहीं ऐसे बिंदु होंगे कि ये दिशा में तो विपरीत हो जाएंगे और परिमाण में समान हो जाएंगे। तो इस कंडीशन के लिए हमें क्या मिलेंगे बच्चों? उदासीन बिंदु। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोग इसको उतार सके। तो ये रहे मेरे उदासीन बिंदु और ये है मेरा चुंबकीय निरक्ष। क्या है बच्चों? चुंबकीय निरक्ष। और यहाँ पे ये डायरेक्शन आप लोग दे दीजिए। तो देखो ये तो ऊपर की ओर जा रही है, ये एस से एन, ये हमारी पृथ्वी की है और ये हमारी बार मैग्नेट की डायरेक्शन है। ओके, तो बताओ कहीं ना कहीं ये टकराएंगे कि ये तो नीचे से ऊपर जा रही है, ये ऊपर यहाँ से यहाँ आ रही है। तो यहीं किसी बिंदुओं के ऊपर ये परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होंगे नहीं होंगे? होंगे ना। चलिए इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। तो आपको बताओ ये चीज़ समझ में आई नहीं आई? आई। अब बस इसी चीज़ को मैंने थ्योरी में लिखा है, तो अब बताओ ये थ्योरी आपको उतारने की जरूरत पड़ेगी? अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया, डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो इस थ्योरी को आप लोगों को स्लाइड से उतारने की नीड पड़ेगी नहीं ना। आप लोग खुद से भी उसको लिख सकते हैं। हाँ, फिर एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना, चाहे बुक से करो चाहे स्लाइड से करो, कि हमने जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं। तो देखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो सदैव कहाँ से कहाँ होती है? हमेशा याद रखना एस से एन। जब क्षण चुंबक के एन पोल को भौगोलिक एन की ओर रखते हैं तो क्षण चुंबक के चुंबकीय अक्ष के मध्य बिंदु पर दोनों ओर निरक्षीय रेखा पर ही मिल रहे हैं, पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, यहाँ पर भी आप ये लाइन ऐड कर लेना, क्षैतिज घटक परस्पर परिमाण में समान और दिशा में क्या हो जाता है? विपरीत हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अतः निरक्ष पर दोनों ओर दो बिंदु n1 n2 प्राप्त होते हैं जहां परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। इन बिंदुओं को हम कहते हैं उदासीन बिंदु, जब n की तरफ था। ये समझ में आया? चलिए अब अगर n जो है हमारा जो क्षण चुंबक का n है वो s की ओर हो तो क्या होगा? भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने क्षण चुंबक को ऐसे रखा कि वो उसका n पोल पृथ्वी के s पोल की तरफ हो। तो बताओ वापस से इसको सही कर लेना, ये वेस्ट इधर आएगा और ईस्ट इधर। अब n तो हमारा तो हम यही लेके चल रहे हैं भाई, भौगोलिक n ये है, भौगोलिक s ये है। अब क्षण चुंबक को ऐसे रखना है कि n की दिशा में क्या हो? s। तो बताओ ये s है या नहीं है? है ना। ये रहा मेरा s, ये रहा मेरा s। बताओ अब की बार n और s एक ही दिशा में है या नहीं है? तो अब की बार क्या होगा? वही पृथ्वी के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो s से n, तो ये देखो ये खींच दी, s से n ही जा रही है। चलिए क्षण चुंबक के लिए बाहर तो जाती है n से s, तो अब की बार ऐसे जाएगी, ये रहा n पोल, तो ऐसे जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी? तो अब की बार बताओ क्या होगा? यहाँ से एंटर करेगी s में और यहाँ से बाहर निकलेगी क्योंकि n पोल है। तो अब की बार हमें चुंबकीय अक्ष पर दो बिंदु प्राप्त होंगे। ये हमारा चुंबकीय अक्ष होगा नहीं होगा? तो हमें चुंबकीय अक्ष पर ऐसे दो बिंदु प्राप्त होंगे जहाँ ये दोनों जो क्षेत्र होंगे वो परिमाण में समान हो जाएंगे और दिशा में क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? ये बाहर जा रही है और यहाँ से ये एंटर कर रही है, तो यहाँ पर तो आपको दो बिंदु प्राप्त होंगे ना, जहाँ पर इनकी दिशा विपरीत हो और परिमाण क्या हो जाए? सेम। तो अब की बार कहाँ मिलेंगे आपको? चुंबकीय अक्ष के ऊपर दो बिंदु प्राप्त होंगे। ओके बच्चों, तो ये चीज़ समझ में आई आपको? मैं डायग्राम को क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोग इसको बना सके। ये
तो ये रहे मेरे बिंदु चुंबकीय अक्ष के ऊपर। आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचना, ठीक है। जब भी स्ट्रेट लाइन खींचो तो हमेशा पेंसिल से और स्केल का यूज़ करो। मैंने तो रफली डायग्राम बनाया है, और ये चीज़ भी ध्यान रखना कि इधर जितनी है उतनी ही इधर होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने विद्युत क्षेत्र में खींची थी। अगर इधर आप 4 लाइन खींच रहे हो तो इधर भी आपकी 4 ही होनी चाहिए। ओके बच्चों, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना, और डायरेक्शन कभी भी गलत मत दे देना। और ये है हमारी पृथ्वी की। ओके, तो बताओ आपकी बार कहाँ मिलेंगे हमें चुंबकीय अक्ष के ऊपर। तो क्षण चुंबक का जब एस पोल भौगोलिक उत्तर की ओर हो तो क्षण चुंबक के चुंबकीय अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक परस्पर परिमाण में समान और दिशा में क्या होगा, विपरीत होगा। अतः क्षण चुंबक के चुंबकीय अक्ष पर दोनों ओर N1 N2 प्राप्त होंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे, उदासीन बिंदु कहेंगे। तो आपको ये चीज़ समझ में आई। चलिए, अब हमने ये देख लिया कि जब हमारा N N की तरफ हो और N S की तरफ हो, ठीक है। अब क्या हो, ये तो चलो उदासीन बिंदु हो गए। अब एक कंडीशन और है इसमें, वो क्या, चुंबकीय बल रेखाएं खींचना जब चुंबक को ऊर्ध्वाधर रखा जाए। हम चुंबकीय बल रेखाएं खींच रहे कि हमने चुंबक को ऊर्ध्वाधर रखा, ठीक है। अब क्या, यदि दंड चुंबक, यदि हमारी जो दंड चुंबक है, दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव, जो भी आपकी दंड चुंबक है ना, उसके एन पोल को नीचे रखकर ऊर्ध्वाधर, इस ऊर्ध्वाधर को आप सही कर लेना, ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त होगी, ठीक है। तो केवल आपको एक ही उदासीन बिंदु मिलेगा। अगर आपने चुंबक को कैसा रखा है, ऊर्ध्वाधर रखा है, और ऊर्ध्वाधर में भी कैसा रखा कि आपने एन पोल को नीचे की तरफ रखा, ठीक है। एन पोल को कहाँ रखा, नीचे की तरफ, और ऊर्ध्वाधर स्थिति में आपने दंड चुंबक को रख दिया। तो अभी आपने ऊर्ध्वाधर थोड़ी रखा था, अभी आपने क्षैतिज रखा था या नहीं। तो उस कंडीशन में आपको केवल एक ही न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, उदासीन बिंदु प्राप्त होता है, जिसकी जो स्थिति होगी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से ठीक दक्षिण की ओर होगी। अगर आपने एन पोल को नीचे रखा है तो एक उदासीन बिंदु जो है वो कहाँ होगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण की ओर होगा। और इसका डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा। तो देखो कैसा, जैसे ये है, तो देखो एन पोल को हमने नीचे की तरफ रखा तो एन से बाहर निकलेगी। तो देखो हमारी जो लाइन है वो एन से बाहर निकल रही है, और ये हमारी किसकी है, पृथ्वी की, ठीक है, जो एस से एन जा रही है ना। तो अब उस कंडीशन में आपको एक न्यूट्रल पॉइंट यहाँ मिलेगा, केवल यहाँ, जिसकी दिशा कैसी होगी, अगर एन पोल आपका नीचे की तरफ है तो इसकी दिशा उत्तरी ध्रुव से ठीक नीचे दक्षिण ध्रुव की ओर होगी। ओके, और इसी चीज़ का आप उल्टा भी कर सकते हो। कैसे, अगर आपने दक्षिणी ध्रुव को अब की बार नीचे रख दिया, एस पोल को नीचे रख दिया, तो ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त हो, तब भी आपको बिंदु तो एक ही मिलेगा, लेकिन अब कैसे मिलेगा, जिसकी स्थिति चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से ठीक उत्तर की ओर होगी। दक्षिणी ध्रुव से कहाँ होगी, उत्तर की ओर होगी। ओके बच्चों, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक उदासीन बिंदु आपको कब मिलता है, जब क्षण चुंबक को आप ऊर्ध्वाधर वर्टिकली रख दो, उस कंडीशन के लिए। और उसमें भी दो चीज़ें, अगर उत्तरी ध्रुव को नीचे रखा तो डायरेक्शन ये होगी, और दक्षिणी ध्रुव को नीचे रखा तो डायरेक्शन ये होगी। ओके बच्चों, तो इसी के साथ ही हमारा जो ये उदासीन बिंदु वाला टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। हम लोगों ने पढ़ा ना कि उदासीन बिंदु क्या होते हैं और किस कंडीशन के लिए कहाँ उदासीन बिंदु मिले। बहुत इजी सा टॉपिक है, बस आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।